नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल के पूर्व विधायक का विस्फोटक बयान, मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी। भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, नेहरू की विरासत को जीवित रखने के लिए अन्य कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी नेताओं के लीगेसी को किया गया खत्म। सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अंबेडकर को किया गया दरकिनार। इंडिगो की अब तक 2000 से अधिक उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री देश भर के कई हवाई अड्डों पर फंसे। सरकार ने कहा, संकट को लेकर जवाबदेही तय करने के लिए उठाए जा रहे हैं कड़े कदम। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत, घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों को अनुग्रह राशि की घोषणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में शोक टनल सहित सीमा सड़क संगठन की 125 महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व की अवसंरचना परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। परियोजनाओं में 28 सड़कें, 93 पुल और 4 अन्य परियोजनाएं शामिल। और अब विस्तार से समाचार। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ते विवादों और तुष्टीकरण के आरोपों के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज लाखों सनातनियों ने सामूहिक गीता पाठ किया। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण प्रधान राजनीति ने पश्चिम बंगाल को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हुमायूं कबीर जैसे टीएमसी विधायक बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की खुलेआम अपील कर रहे हैं। भाजपा ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि ये उसी शासन का परिणाम है जिसने वर्षों से बहुसंख्यक समुदाय की आस्था को लगातार हाशिए पर धकेला है। इस राजनीतिक हलचल के बीच स्वामी रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई संतों ने बड़ी संख्या में गीता पाठ में हिस्सा लिया और धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकजुटता का संदेश दिया। गीता पाठ में उमड़ी विशाल भीड़ ने ममता सरकार को साफ संदेश दिया कि राज्य में सनातन परंपरा को दबाने की किसी भी कोशिश का जवाब अब जनता खुद देगी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल गीता पाठ कार्यक्रम का वीडियो साझा करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रदीप भंडारी ने लिखा है, कोलकाता भक्ति से गूंज उठा है। प्रतिष्ठित ब्रिगेड ग्राउंड में जहां आमतौर पर राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाते हैं, आज विशाल गीता पाठ में 5 लाख लोगों की आवाज एक साथ उठी। एक ऐसा दृश्य जो बंगाल ने दशकों में नहीं देखा था। बंगाल बदलाव चाहता है, बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है। मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी हूं, ये बयान दिया टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने। बंगाल में धर्म की आड़ में राजनीति गरमा रही है। बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। इसे लेकर तृणमूल ने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर गद्दार है। वो मस्जिद का शिलान्यास करके बीजेपी के हाथों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने बयान दिया है कि हुमायूं वास्तव में तृणमूल के ही एजेंट हैं। अगर चुनाव में हुमायूं अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें फिर से पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। अब इन तर्कों का हुमायूं ने एक विस्फोटक दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी बन गया हूं। हैदराबाद में जैसे ओवैसी हैं वैसे ही बंगाल में मैं। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है।
ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। वैसे सबको साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान, बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच मध्यम ग्राम मातपारा गांव पूरी तरह वीरान हो गया है। मध्यम ग्राम नगर पालिका का 3 नंबर वार्ड सुनसान है। यहां सैकड़ों परिवार रहा करते थे, लेकिन सभी परिवार रातों रात गायब हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बांग्लादेश से आए लोग रह रहे थे, जो पश्चिम बंगाल सरकार के लक्ष्मीर भंडार योजना का लाभ ले रहे थे। इस योजना में सामान्य वर्ग की गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, जबकि SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए दिए जा रहे थे। रातों रात वीरान हुआ ये इलाका पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी ने हाल ही में बीजेपी पर नेहरू की लीगेसी को खत्म करने का आरोप लगाया था। केवल नेहरू की लीगेसी को जीवित रखने के लिए अन्य कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी नेताओं की लीगेसी को खत्म किया गया। सरदार पटेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने दरकिनार किया। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो व्यवहार पंडित नेहरू का रहा, उसे दुनिया जानती है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि द रूलिंग डिस्पेंसेशन अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी का जिक्र कर कहा कि जिस सेक्युलरिज्म की बात सोनिया करती हैं, उसमें सोमनाथ मंदिर के लिए कोई जगह नहीं थी। नेहरू बाबरी मस्जिद के लिए सरकार से दान चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा नहीं होने दिया। के लिए केवल सेक्युलरिज्म ही महत्वपूर्ण था। सेक्युलरिज्म का वो डेफिनेशन जिसमें राम डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें सोमनाथ टेम्पल बनाने पर, सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सरदार पटेल जी के विरुद्ध षड्यंत्र तक करने से पीछे नहीं हटे। हमने देखा था मणिबेन पटेल, जो कि बेटी है सरदार पटेल का, उनके किताब का एक एक्सर्प्ट कोट किया गया था, जिसमें कि मणिबेन पटेल जी कहती है कि बाबरी मस्जिद के लिए पैसे की ग्रांट मांगी थी नेहरू जी ने, जिसे कि सरदार पटेल जी ने मना कर दिया था। नेशनल हेराल्ड पर बात करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि जिन पर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गबन करने का आरोप है, अगर वो नेहरू की लीगेसी को खत्म नहीं कर रहे तो और कौन कर रहा है। फिनिशिंग ऑफ नेहरूज लेगेसी का सवाल है। मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हु बेस्ट विल फिनिश द लेगेसी ऑफ नेहरू अदर देन द प्रेजेंट क्लैन ऑफ द गांधीज, द सो कॉल्ड गांधीज, हु आर आउट ऑन बेल इन द नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड जिसे नेहरू जी ने आरंभ किया था और उनके उस संपत्ति को गबन करने के चक्कर में जो आज बेल पे बाहर है और अभी जिनके खिलाफ FIR हुआ है, इफ दे आर नॉट टार्निशिंग द लेगेसी ऑफ नेहरू, हु एल्स इज ट्राइंग टू टार्निश द लेगेसी ऑफ नेहरू। गोवा में कल रात एक भीषण हादसा हो गया। नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। ये दर्दनाक हादसा कल रात करीब 12 बजे हुआ। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। हादसे में कुछ पर्यटकों के मारे जाने की भी खबर है। इस बीच क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस
मामले की जांच में जुटी है। आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे इसके बारे में इंक्वायरी करने के मुझे खुद फ़ोन किया। इसके बारे में पूरी पूछताछ की। बाकी जो इंजर्ड हैं इनके बारे में भी पूछताछ की। उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से कई लोगों की जान जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है, आग लगने की घटना पर बहुत दुख हुआ जिसमें कई कीमती जानें चली गईं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे। मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करती हूं। गोवा हादसे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, गोवा के अरपोरा में हुई दुखद आग दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। गोवा के दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। गोवा की आग दुर्घटना के पीड़ितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गोवा के अरपोरा में हुई दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम के 1507 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मोदी सरकार गरीबों को मुफ्त आवास देकर उन्हें गौरवपूर्ण जीवन देने का काम कर रही है। इसी दिशा में आज अहमदाबाद के थलतेज वार्ड में पीएम आवास योजना के तहत बने 861 नवनिर्मित EWS आवासों का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा निर्मित ये अत्याधुनिक और सुविधा संपन्न आवास क्षेत्रवासियों के सुगम और सुरक्षित भविष्य के मजबूत आधार बनेंगे। रक्षा मंत्री ने आज लद्दाख से एक साथ 125 सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए, जिनमें एक दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर रणनीतिक शोक सुरंग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। राजनाथ सिंह ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों और कई राज्यों में फैले 28 सड़कें, 93 पुल और 4 अन्य प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए, जो बीआरओ के इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनका उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम राज्यों में फैली हैं। इसके साथ ही उन्होंने लद्दाख में दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर शोक सुरंग का भी उद्घाटन किया। इस टनल प्रोजेक्ट से लद्दाख के दूरदराज के गांव और आगे की सैन्य चौकियों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। डेप्सांग डीबीओ के महत्वपूर्ण अप्रोच रूट पर बना 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। शोक टनल के चालू होने से पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग डीबीओ सेक्टर तक पहुंच अब और तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। साथ ही टनल से भारी बर्फबारी में भी सप्लाई लाइन अब नहीं रुकेगी। सैनिकों, हथियार और लॉजिस्टिक मूवमेंट की गति कई गुना बढ़ेगी। संवेदनशील LAC क्षेत्रों में ऑपरेशन रेडीनेस और मजबूत होगी। साथ ही मौसम के कारण होने वाली देरी और जोखिम में भी बड़ी कमी आएगी।
लेह में बीआरओ प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलांस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी की वजह से हमारे जवान मजबूती से मुस्तैद हैं। बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी का बढ़ना किस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में सबको प्रभावित कर रहा है। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि बॉर्डर एरिया के साथ कनेक्टिविटी मजबूत होने के कारण ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता मिली। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया। आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मौल ने कहा कि इंडिगो के मौजूदा परिचालन संकट के कारण यात्रियों को मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संकट को लेकर जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मौल ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हो गई हैं उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मौजूदा स्थिति के कारणों का पता लगाने और निवारण उपायों की सिफारिश करने के लिए 4 सदस्यीय एक जांच समिति का गठन किया है। DGCA ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि 4 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। DGCA ने इंडिगो के CEO को कल ही शोकॉज नोटिस दिया है। 24 आवर्स में उसका आंसर देना इसलिए उनको बोला है और उनको नोटिस भी इशू किया है। हमने ये भी सूचना दी है इंडिगो के कि विदाउट एनी कैंसिलेशन फी चार्जेस को यहाँ पे न लेते हुए प्रवासी जो है हमारे उनके पैसे वापस दिए जाए। जो उनका लगेज है, बैगेज हो 48 आवर्स के अंदर उनको मिले। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने इमीडिएटली ले लिए है। इस बारे में सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। जो जांच कमेटी अपॉइंट किए उसका रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी होगी। जो कसूरवार है, जिनकी वजह से ये हुआ है, मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या उन्होंने ये सीरियसली क्यों नहीं लिया, ये सब बातें उसमें आएगी और बिल्कुल कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के कान्हा भूरमदेव डिवीजन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने कल देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले 10 वर्ष से सक्रिय ये डिवीजन बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था। सूत्रों के मुताबिक हॉक फोर्स और इंटेलिजेंस विंग के अथक प्रयासों के बाद इन नक्सलियों ने बालाघाट के IG संजय सिंह के समक्ष समर्पण किया। इन पर कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश में MMC जोन का KB डिवीजन पूरी तरह समाप्त माना जा रहा है। और अब वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए DD न्यूज के साथ। काशी तमिल संगमम में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इसी कड़ी में काशी तमिल संगमम की ओर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की गई हैं। काशी तमिल संगमम की ओर से पोस्ट में लिखा गया है, जिज्ञासा उस समय जुड़ाव में बदल जाती है जब वाराणसी के छात्र तमिल में अपना पहला शब्द सीखते हैं और तमिल भाषा की सुंदरता और गर्मजोशी की खोज का एक गर्मजोशी भरा द्वार खोलते हैं।
काशी तमिल संगमम 4.0 में आए मेहमानों का काशी में जोरदार स्वागत हुआ। उनके स्वागत में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसको देखकर लोग रोमांचित हो उठे। मेहमान जब क्रूज से गंगा आरती देखने के लिए गए तो वहां जमकर झूमे और नाचे। उन्होंने किसी कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का इस कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त किया और धन्यवाद जताया। काशी तमिल संगमम एक ऐसा कार्यक्रम जो दो दिलों को जोड़ता है, दो संस्कृतियों को जोड़ता है, दो भाषाओं को जोड़ता है। काशी में इसका आयोजन शुरू है और तीसरे दल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस समय क्रूज से वो गंगा आरती देखने जा रहे हैं और उनकी खुशी का इजहार आप देख सकते हैं। इस काशी की धरती पर किस तरीके से खुश हैं। सुबह से जब से उनका स्वागत हुआ है, उसके बाद से बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और उसके बाद नमो घाट पहुंचे, जहां पर भी थिरके और यहां क्रूज पर भी थिरक रहे हैं। हमारा देश जो विविधता में एकता का देश है, वही एकता नजर आती है यहाँ पर। ये काशी की धरती पे है, लेकिन इनकी खुशी बिल्कुल वही है कि अपने घर में ही है। हर तमिलवासी की एक तमन्ना होती है कि वो काशी जरूर आए और ये पूरी हुई है। कहीं न कहीं ये खुशी इस बात का इजहार कर रही है कि ये लोग यहाँ आकर कितने खुश हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया, हम तो बहुत जोश से नाच रहे हैं। हम तो तमिलनाडु से आए हैं, यहाँ तो सुकून मिलते हैं और एंटरटेनमेंट भी मिलते हैं। मोदी जी ने ये चांस दिया है तो बढ़िया है, उनको प्रणाम है। सभी लोग अभिभूत हैं यहाँ देखकर, क्योंकि हर तमिलवासी की एक तमन्ना होती है कि काशी जरूर आए वो लोग। तो किस तरीके से आप चाहते हैं, क्योंकि बड़ा ही पुराना नाता है काशी और तमिल का। हम सब यहाँ आने ना, सब आना है तमिलनाडु से काशी को, और बाबा जी का दर्शन करना है और गंगा में नहाना है, हमारे ट्रेडिशन को संभालना है। काशी में आप लोग आए हुए हैं, आपका दल आया हुआ है, आपको कैसा महसूस? हम लोग बहुत खुश हुआ है, बहुत खुश हुआ है काशी आने में। ये मेरे को पहला बार काशी में आया, ये काशी तमिल संगम में। मैं क्या सोचने का, उसके ऊपर बहुत मजा आता है। यहाँ पर गंगा है, वहाँ कावेरी है, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ है, वहाँ पर रामेश्वरम है। भाषा अलग हो सकती है, भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्रार्थनाएं हैं वो बिल्कुल एक है। तरीके अलग हो सकते हैं, हम सब अलग अलग फूल हैं, लेकिन गुलदस्ता एक है। काशी तमिल संगमम एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से, और दिलों को जोड़ने का काम कर रहा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, वाराणसी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज गुरुग्राम के पटौदी रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर रजत रश्मियां समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश और विदेश के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ब्रह्म कुमारीज की वरिष्ठ राजयोगिनी बहनों ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आए करीब 2500 लोगों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ब्रह्म कुमारीज जो महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली संस्थान है, इसने पूरी दुनिया में आध्यात्म को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Thank you.